बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लूइड मैकेनिक्स का एक सुपर टॉपिक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स के पूरे सब्जेक्ट में ये बैकबोन की हैसियत रखता है। ये टॉपिक कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें इस टॉपिक पर बात ना की गई हो। खुसूसन लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से पेपर सेटर्स की ये वाहिद चॉइस होती है कि ये क्वेश्चन जरूर शामिल किया जाए। इस टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर ये टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट से निकल जाए तो यूं समझ लें सब्जेक्ट में कुछ नहीं बचता। आइए जरा इसे पढ़ के देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या क्या है। द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यानी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक फिजिक्स के एक बड़े ही कोर किस्म के प्रिंसिपल पर बेस करती है जिसे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? जिसमें ये होता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉयड, दिस कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर फॉर्म। अच्छा, अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की पहले तो मैं आपको एक सिंपल सी वजाहत बता देता हूं कि फ्लूइड कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉयड। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें ये बताती है कि कोई चैनल है, कोई चीज है, कोई अगर फिगर है, कोई सरफेस है, उसमें अगर फ्लूइड है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये हमें बताएगी कि उसमें फ्लूइड फ्लो इन इक्वल फ्लो आउट। यानी जितना किसी चैनल से फ्लूइड फ्लो इन होगा उतना ही फ्लो आउट हो जाएगा। इसी का नाम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। अब प्रूफ की शक्ल में हम इसे देखते हैं। इसका प्रूफ कैसे है? Consider one fluid element of length dx, dy and dz in the direction of x-axis, y-axis and z-axis respectively. यानी ये x-axis है, ये y-axis है, ये z-axis है। ये जो हमने फ्लूइड एलिमेंट बनाया है इसकी ये जो x-axis के अलॉन्ग लेंथ dx है, y-axis के अलॉन्ग लेंथ dy है और z-axis के अलॉन्ग इसकी लेंथ dz है। फिगर में ये बात वाज़ेह है। अब वेलोसिटी कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो u velocity component along the x-axis, v velocity component along the y-axis और w velocity component along the z-axis। ये हमारे पास इसके velocity components आ गए। First we find the mass of the fluid entering the face A B C D। ये है जी हमारे पास फेस A B, ये C और ये कॉर्नर में D। ये पूरा फेस बन जाएगा एक्सट्रीम लेफ्ट पर A B C D। एक्सट्रीम लेफ्ट पर ये एक पूरा फेस बन जाएगा। तो हम फ्लूइड एंटरिंग द फेस A B C D पहले इस साइड से मालूम करेंगे कि कितना मास एंटर हो रहा है और फिर जब इधर से मास फ्लूइड मास एंटर होगा तो फ्लूइड मास लीव आउट इस फेस से देखा जाएगा E F G और H एक्सट्रीम राइट पर। जब उधर से मास फ्लो इन मालूम किया जाएगा तो इधर से मास लीव आउट मालूम किया जाएगा। सिमिलरली
we will find the fluid entering the phase DHGC. DHGC ये बैक साइड से, ये बिल्कुल इस वक्त DHGC इस एलिमेंट जो बना हुआ है इसके बैक फेस से जो मास ऑफ द फ्लूइड फ्लो इन होगा वो DHGC फेस से देखा जाएगा, और मास लिविंग आउट किस फेस से देखा जाएगा, फ्रंट फेस से AFBE, ये फ्रंट फेस, ये इस वक्त AFBE फ्लो इन बैक फेस से, फ्लो इन DHGC ये बैक फेस है, और फ्लो आउट इसका फ्रंट फेस AFBE से देखा जाएगा। और इसी तरह फ्लो इन फ्लो आउट लोअर और टॉप फेस से भी देखा जाएगा, यानी जो इसका बिलो फेस होगा, नीचे फेस और ऊपर फेस, इनमें भी देखा जाए। Also we will find the mass of the fluid entering the phase AFDH and mass of the fluid leaving the phase BCEG. फ्लो इन फ्लो आउट लोअर और टॉप से भी देखा जाएगा। ये 6 के 6 फेस हमने डिस्कस कर लिए हैं इस फ्लूइड एलिमेंट के। फर्स्टली मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग द फेस ABCD इन फ्लो पर सेकंड। तो पर सेकंड मास का फ्लो इन, मास ओवर द टाइम, मास का फार्मूला ये डेंसिटी इक्वल मास ओवर वॉल्यूम, मास इक्वल रॉ वी, ये पुट कर देंगे, रॉ वी ओवर टाइम। अब जो उस फेस से वॉल्यूम आएगा, फेस एरिया इनटू लेंथ ली जाएगी, यानी कितना वॉल्यूम, इस फेस एरिया का वॉल्यूम ABCD, इस फेस एरिया का वॉल्यूम, तो रॉ इनटू वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ, क्योंकि वॉल्यूम में लेंथ विड्थ हाइट तीनों होती हैं, तो एरिया इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय T। अब रॉ एरिया लेंथ अगर हम L कह देते हैं, L ओवर T, तो फिर ये हमारे पास हम जानते हैं कि कोई भी लेंथ ओवर टाइम ये V के बराबर आ जाएगा। रॉ इनटू एरिया ऑफ द फेस ABCD इनटू वेलोसिटी कंपोनेंट इन द x डायरेक्शन। यानी अब ये देखिए, ये लेंथ ओवर टाइम, ये हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी वो वेलोसिटी कंपोनेंट आएगी इन द x डायरेक्शन। तो ये रॉ भी वैसे ही आ जाएगी, ये एरिया हमारे पास A है, और वेलोसिटी जो V है वो दरअसल V1 जिसे हमने लिखा है वो x डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट U आ जाएगी। अब इसमें मजीद वैल्यूज लगाते हैं, रॉ वेलोसिटी कंपोनेंट U और एरिया DY/DZ। देखिए ये जो फेस है इसमें जो एरिया आएगा ये अलोंग इस एक्सिस के अलोंग, इसकी हमने लेंथ DY ली थी, y एक्सिस के अलोंग, और ये जो है ये DZ ली थी, इसकी पैरेलल में हमने ये वैल्यू लिखी हुई है, ये देखिए ये DZ लिखा हुआ और ये DY लिखा हुआ है। तो फिर हमारे पास एरिया रॉ इनटू U कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी DY/DZ। मास ऑफ द फ्लूइड लीविंग द फेस EFGH, ये एक्सट्रीम लेफ्ट से मास ऑफ द फ्लूइड जो है वो फ्लो इन हुआ था। अब आउटफ्लो हमने एक्सट्रीम राइट फेस से देखना है, EFGH फेस से पर सेकंड फ्लो आउट देखना है, तो वो कितना होगा जी,
रॉ यू डी वाई डी जी प्लस पार्शल ओवर पार्शल एक्स रॉ यू डी वाई डी जी डी एक्स, क्योंकि इस रेट पर वो फ्लो आउट होना है। सिंस रेट ऑफ इंक्रीज इन मास इन एक्स डायरेक्शन इक्वल किसके होगा, मास थ्रू फेस ए बी सी डी माइनस मास थ्रू फेस ई एफ जी एच पर सेकेंड। तो ये इंक्रीज इन मास आ जाएगा कि इस एक फेज से कितना एंटर हुआ और दूसरे फेज से कितना लीव हुआ, यहां से लीव इन मास की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है जी। Rate of increase in mass in x direction equal mass through face ABCD minus mass through face EFGH per second. Rate of increase in mass in x direction ये जी, ये mass flow in rho u dy dz माइनस rho u dy dz और साथ उसका रेट जिस रेट से वो फ्लो आउट हुआ। ठीक है, ये फ्लो इन और ये टोटल फ्लो आउट की वैल्यू थी। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक एक्सप्रेशन बच जाएगा। तो ये इंक्रीज इन मास, रेट ऑफ इंक्रीज इन मास आ जाएगा हमारे पास माइनस पार्शल ओवर पार्शल एक्स रॉ यू डी वाई डी जी डी एक्स डी वाई डी जी आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली रेट ऑफ इंक्रीज इन मास इन वो सारा एक्स डायरेक्शन में हमने कैलकुलेट किया। अब इस रिजल्ट को बेस बनाकर अगला रिजल्ट लिखेंगे, रेट ऑफ इंक्रीज इन मास इन वाई डायरेक्शन माइनस पार्शल ओवर पार्शल वाई रॉ वी, क्योंकि वाई डायरेक्शन में चले गए डी एक्स डी वाई ओवर जी। अच्छा, लास्टली जो इसमें होगा रेट ऑफ इंक्रीज इन मास इन जी डायरेक्शन, जैसे कि ये नजर आ रहा है, इसको बेस बना कर लिखेंगे माइनस पार्शल ओवर पार्शल वाई इंटू रॉ डब्ल्यू इंटू डी एक्स डी वाई और डी जी। अब टोटल रेट ऑफ इंक्रीज इन मास उस फ्लूइड एलिमेंट में, वो जो हमारे पास फिगर है, टोटल इंक्रीज इन मास क्या होगा, रेट ऑफ इंक्रीज इन मास इन एक्स डायरेक्शन प्लस रेट ऑफ इंक्रीज इन मास इन वाई डायरेक्शन प्लस रेट ऑफ इंक्रीज इन मास इन जी डायरेक्शन। ये एक्स डायरेक्शन का रेट ऑफ इंक्रीज इन मास लिखा गया, फिर ये वाई डायरेक्शन का रेट ऑफ इंक्रीज इन मास लिखा गया, ये जी डायरेक्शन का रेट ऑफ इंक्रीज इन मास लिखा गया। इसमें डी वाई डी एक्स डी वाई और डी जी एक ऐसा टर्म है जो कि कॉमन है, उसे हमने कॉमन ले लिया और इधर से माइनस, बाकी ये चीज बच गई। सो कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बाय द law of mass is neither created nor destroyed in the fluid element. So net increase in mass per unit time in the fluid must be equal to the rate of increase in mass in fluid element. So rate of increase in mass of the fluid element partial over partial t rho dx dy dz, ये हमारे पास मास है, रेट ऑफ इंक्रीज इन मास। अब इसमें से ये जो रॉ है पार्शियल रॉ ओवर पार्शियल टी, ये टी एक्स डी वाई डी जी को इस तरह से लिख लिया गया। पहली और दूसरी इक्वेशन को कंबाइन करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पार्शियल रॉ ओवर पार्शियल टी डी एक्स डी वाई डी जी इक्वल ये जितना हमने उससे कैलकुलेट किया हुआ है मास, यहां से डी एक्स डी वाई डी जी इक्वल आ गए। ठीक है जी, कैंसिल हो गया, ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी। ये जो नेगेटिव है, ये जो ब्रैकेट में सारी की सारी उधर जाके ऐड हो जाएगी। जब ऐड हो जाएगी तो इसको हम डेल डॉट रॉ वी की शक्ल में लिख लेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। डेल एक ऑपरेटर है, वी वेलोसिटी के तीनों कंपोनेंट यू वी डब्ल्यू हैं। तो एक ये जो इक्वेशन बनेगी इसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट
for the compressible fluid. Equation of continuity, this equation 3, partial rho over partial t plus del dot rho v equals 0 is the equation of continuity in Cartesian form for compressible fluid. Equation of 3 is also called the general equation of continuity. This is also called general equation of continuity. अच्छा, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इम्पोर्टेंट केसेस बने हुए हैं. इफ वी कंसिडर स्टेडी फ्लो, यानी मास डेंसिटी डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब पार्शियल ओवर पार्शियल रॉ ओवर पार्शियल टी जीरो हो जाएगा, ये पार्ट फिर जीरो हो जाएगा. तो इसका मतलब पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स रॉ यू प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई रॉ वी प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी रॉ डब्ल्यू इक्वल जीरो. तो यहाँ से हमारे पास डेल डॉट रॉ वी इक्वल जीरो. इफ वी कंसिडर फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल देन द रॉ इज कांस्टेंट, रॉ में कोई चेंज नहीं आएगी. तो जब तो फिर टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, वो पहली टर्म जीरो हो जाएगी. हमारे पास बस यही बच जाएगा, पार्शियल यू और पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वी प्लस पार्शियल यू पार्शियल वाई पार्शियल पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल जी इक्वल जीरो. और ये चीज अब कैसे लिखी जा सकती है, डेल डॉट वी इक्वल जीरो. इन टू डायमेंशन ये फिर क्या बन जाएगी, पार्शियल यू पार्शियल एक्स पार्शियल वी और पार्शियल वाई इक्वल जीरो. इन वन डायमेंशन पार्शियल यू और पार्शियल एक्स इक्वल जीरो. जरा फिर से इसे देख लें. इफ वी कंसिडर स्टेडी फ्लो, तो इसका मतलब है ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो जाती है, टाइम का कोई असर नहीं होता, या टाइम के लिहाज से चेंज जीरो होती है. तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है ये फिर ये शामिल नहीं होगा. ठीक है जी, ये जीरो हो जाएगा. देन पार्शियल ओवर पार्शियल टी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का कि में ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी. अच्छा, वो टर्म जीरो हो जाएगी तो फिर बाकी हमारे पास ये है डेल डॉट रॉ वी, डेल डॉट रॉ वी ये बच जाएगी, डेल डॉट रॉ वी. इफ वी कंसिडर फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, इसका मतलब फिर इनकम्प्रेसिबल पर ये जीरो हुई, ये रॉ कांस्टेंट के तौर पर है, ये भी जो है हमारे पास क्योंकि टाइम का कोई असर नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, रॉ कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आएगा, बाहर आके उधर डिवाइड होके जीरो हो जाएगा. फिर हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रह जाएगी बस डेल डॉट वी पर, डेल डॉट वी रह जाएगी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या रह जाएगी जी, डेल डॉट वी. ये है डेल डॉट वी. इसको ऐसे लिखा जाए या इस तरह से लिखा जाए ये एक ही बात है. टू डायमेंशन में ये रह जाएगी डेल डॉट वी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, और वन डायमेंशन के लिए ये रह जाएगी. बस ये था हमारा आज का लेक्चर. एक दफ़ा फिर ये बात जहन में रखें, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का एक्सप्रेशन फ्लूइड मैकेनिक्स में ये है. ठीक है जी, ये मल्टीपल चॉइस में लिखना भी आ सकता है और ये पूरा टॉपिक हमें प्रूव करना भी आ सकता है इम्तहान में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन. ये वाहिद सवाल है जो कि हर पेपर में आया है और मशहूर ज़माना सवाल है, इम्पॉर्टेंट है इसको तैयार करना. आज का इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर से. अल्लाह हाफ़िज़.